This is Avatpal, and we are going to start our lecture that is based on product life cycle. So today we will discuss about product life cycle. So हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है ये समझेंगे, राइट। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमको ये पता करना होता है एक्चुअली कि जो हमारा प्रोडक्ट है एक्चुअली वो किस किस साइकिल से गुजरेगा। सो सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि हम इस तरीके से समझेंगे कि हर एक वस्तु, हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज़, जैसे ह्यूमन की लाइफ होती है वैसे ही उनकी लाइफ होती है। एक बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद वो एक मैच्योर पर्सन बनता है। मैच्योर पर्सन बनने के बाद फिर क्या होता है कि वो आगे उम्र के साथ बढ़ता जाता है। धीरे धीरे जब वो उसकी उम्र बढ़ती है तो एक एज के बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है यानी काम करने की क्षमता धीरे धीरे गिरती है। वही सेम स्टेज और वही सब सारे जो नियम हैं उनको हम फॉलो एक प्रोडक्ट पे करेंगे। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्चुअली है क्या। एवरी बीइंग हैज़ लाइफ, अ प्रोडक्ट हैज़ इट्स लाइफ। सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि हर एक वस्तु के पास अपना एक जीवन होता है, वैसे ही एक प्रोडक्ट के पास भी अपना जीवन होता है। इंडस्ट्रियल गुड्स में हैव लॉन्गर लाइफ देन एग्रीकल्चर गुड्स। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो गुड्स होती हैं हमारी, उनकी जो जो लाइफ होती है वो पेरिशेबल होती है, यानी इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है। व्हेन अ प्रोडक्ट आइडिया इज़ कमर्शियलाइज्ड, जब भी किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी आइडिया का बाजारीकरण होता है, द प्रोडक्ट एंटर्स द मार्केट एंड competes with rivals for making sales and profit। वो मार्केट में उतरता है और compete करता है दूसरे अदर प्रोडक्ट के साथ, किसके लिए, मेकिंग सेल्स एंड अर्निंग प्रॉफिट। इनके लिए हमारे लिए वो एंट्री करता है मार्केट में। इसमें हम क्या देख सकते हैं, प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैव लेंथ ऑफ लाइफ। जो हमारा प्रोडक्ट है उसके पास जो जीवन है वो एक ह्यूमन की भांति है, और उसके पास एक अपनी लेंथ होती है उसके जीवन की। वो कैसी होती है समझेंगे। दिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हेन अप्लाइड टू प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब जो लाइफ है उसको हम प्रोडक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो हमारी क्या बताती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट। सो वो हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के रूप में हमें देखने को मिलती है, राइट। सो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बी शॉर्ट फॉर सम प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो किसी किसी के कॉन्टेक्स्ट में शॉर्ट होगी फॉर सम प्रोडक्ट एंड लॉन्ग फॉर सम अदर प्रोडक्ट। जैसे मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, दूध की लाइफ सुबह उसको जैसे ही निकाला गया वो शाम तक कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा। अगर शाम तक कंज्यूम नहीं हुआ, फर्दर उसकी प्रोसेसिंग हो गई, जैसे हमने कर्ड बना लिया, हमने पनीर बना लिया या उससे कोई प्रोडक्ट दूसरे बना लिए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ दिन तक एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन वही मैं बात करता हूँ व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल मशीनरी। सो एग्रीकल्चर मशीनरी के केस में क्या होता है कि जो लाइफ होती है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू पेरिसेबल गुड्स, राइट। सो ये हमें समझना पड़ेगा, किसी की शॉर्ट होगी और किसी की थोड़ी सी लॉन्ग होगी, अलग अलग प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट सेज द पीरियड में डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो पीरियड है वो यानी उसकी जो लाइफ का पीरियड है वो प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ हो सकता है मैच करे भी, हो सकता है नहीं करे। किसी प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, और किसी की, जैसे किसी की लाइफ जो है 1 से लेके
5 पॉइंट तक है, और हो सकता है किसी प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो 1 से लेके 8 पॉइंट तक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी की जो लाइफ है वो जो है अलग हो सकती है दूसरे से, बट द प्रोडक्ट पासिस थ्रू द स्टेजेस कलेक्टिवली नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेकिन उस प्रोडक्ट को पूरी अपनी एंटायर लाइफ में एक फेजेज जो जो स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने की प्रोसेस को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो हमेशा 5 फेजेज में होता है। वो कैसे होता है? सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन अ बेबी टेक बर्थ, जब एक बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो मार्केट में एंट्री कर रहा होता है, वो मार्केट में एंट्री कर रहा होता है। और दूसरा फेज कौन सा है? वो ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज क्या कहता है कि जैसे ही एंट्री की प्रोडक्ट ने, कस्टमर उसको जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी जो है सेल बढ़ेगी। यानी कस्टमर्स आर विलिंग टू टू गिव सम फेथ ऑन द प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट हमारा जो फेजेज आता है वो मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आर हैविंग द पीक सेलिंग, मतलब वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे है, सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस होगा वो मैच्योरिटी की स्टेज पे होगा, यानी वो फुल फ्लैश में है। सैचुरेशन मीन्स इसके ऊपर जो है सेल संभव नहीं है, इसके ऊपर सेल संभव नहीं है। सैचुरेशन का पॉइंट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ने अपनी पूरी एफिशिएंसी से पूरा परफॉर्मेंस दिखाया है। नेक्स्ट स्टेज हमारी कहती है सैचुरेशन के बाद डिक्लाइन। सो डिक्लाइन में क्या होता है? एक्चुअली डिक्लाइन में हम कह सकते हैं, जो डिक्लाइन पॉइंट है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से है धीरे धीरे उसकी सेल में डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ कंपटीटर इन द मार्केट, बहुत सारे कंपटीटर होंगे मार्केट में, और मार्केट में जब कंपटीटर्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें उन पर उनके रेट्स को देखना पड़ेगा। ज़्यादातर जो कंपटीटर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, वो है प्राइस। वो केवल प्राइस को लेते हैं। अमाउंट में कुछ, जैसे मैं पैकेज किसी प्रोडक्ट की बात करूं, एडिबल प्रोडक्ट की, तो किसी पैकेट में चिप्स के कुरकुरे की बात करूं तो वो क्या होगा कि वो पैकेट में थोड़ा सा अमाउंट जो है, अगर किसी में 15 ग्राम आता है तो हो सकता है वो 20 ग्राम कर दे पैकिंग उसकी। तो ये कहीं ना कहीं वो अमाउंट और रेट में और क्वालिटी में कंपैरिजन करते हैं। फिगर के हिसाब से समझते हैं। ये हमारा जब सबसे पहला इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी, सैचुरेशन हो जाता है कि इसके ऊपर नहीं जाना है, फिर धीरे धीरे जो डिक्लाइनिंग, तो एक जो कर्व बनता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट की अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगी सेपरेट, वो किसी से मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और हर प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इन 5 फेजेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जो जो पीएलसी का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कर्व है वो सेल्स की वॉल्यूम को बताता है, राइट, कि कितना सेल हो रहा है। जो हमारा वाई हॉरिजॉन्टल रहता है वो सेल्स बताता है, और एक्स हॉरिजॉन्टल हमारा बताता है, एक्स एक्सिस बताता है टाइम, और सेल्स बताता है, वाई एक्सिस बताता है सेल। सो की पॉइंट्स क्या हैं? हर एक फेज के अपने अपने की पॉइंट्स हैं। वो की पॉइंट्स क्या हैं हम समझते हैं। तो जो की पॉइंट्स हैं हमारे इंट्रोडक्शन फेज के, कि प्रोडक्ट इज़ न्यू, जो प्रोडक्ट है हमारा वो कैसा है? नया है, और नया प्रोडक्ट होने के साथ साथ अवेयरनेस इन द मार्केट इज़ लो, क्योंकि इससे पहले वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल था ही नहीं, इसलिए उसकी अवेयरनेस जो है मार्केट में लो है।
कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इज हाई, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इज हाई, प्रॉफिट आर लो, जो प्रॉफिट्स होंगे वो कैसे होंगे, लो होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि केवल सर्वाइवल वाली कंडीशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट फेज जो ग्रोथ फेज है वो कहता है प्रोडक्ट इज गिवन सेटिस्फैक्शन टू द फर्स्ट बायर, किसी भी एक फर्स्ट बायर जो पहला कस्टमर था उसको सेटिस्फैक्शन दिया और सेटिस्फैक्शन देने के वजह से ही उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट पे क्या हुआ, फेथ हुआ, और फेथ हुआ तो फिर अगेन वो क्या करेगा, परचेज करेगा। तो अगेन जो परचेज करेगा तो वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा प्रोडक्ट हमारा। अदर्स फॉलो, जब एक व्यक्ति ने उस पर फेथ किया तो दूसरा बताएगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, और अच्छा प्रोडक्ट होने के साथ साथ इसकी क्वालिटी जो है, प्राइस की, वॉल्यूम की, जो भी है वो अच्छी है, तो इस वजह से दूसरों को भी प्रभावित करेगा। सेल्स इंक्रीज रैपिडली एंड प्रोडक्ट स्टार्ट्स जनरेट प्रॉफिट, इस फेज में जो है प्रोडक्ट जो है क्या करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा। कंपटीटर्स नोटिस द सक्सेस, अब यहाँ पर कंपटीटर जो है उन्होंने नोटिस कर लिया है किसको, सक्सेस को, और वो उसकी जो सक्सेस को है वो तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्टेज मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट रीचिंग इट्स मैच्योरिटी एंड सेल्स आर गुड बट बैटल फ्रॉम द मार्केट शेयर इज अबाउट बिगिन, क्योंकि कंपटीटर्स को पता चल गया है कि जो है हमारे जो प्रोडक्ट का सेगमेंट है इसमें एक नया प्रोडक्ट आ रहा है और उसकी सेल अच्छी है, तो कहीं ना कहीं जो कंपटीटर्स होंगे वो भी अपने प्रोडक्ट का फीचर जो है वो बढ़ा देंगे, और फीचर्स बढ़ा देने से, क्वालिटी बढ़ा देने से कहीं ना कहीं कंज्यूमर को वो कस्टमर को वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट, यानी पूरा एफर्ट लगाने के बाद, पूरी एफिशिएंसी लगाने के बाद इस फेज से ज़्यादा नहीं ग्रोथ हो सकती, यानी सेल नहीं बढ़ सकती। टोटल सेल आर नॉट ग्रोइंग एनी मोर, ये यहाँ पर जो सेल है फिर अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जितना होना था वो एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँच गया है, फिर वहाँ से नहीं आगे बढ़ेगी सेल। बैटल फॉर मार्केट शेयर इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ पर जो मार्केट का बैटल है वो शुरू हो जाता है और उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है शेयर के लिए। ट्राई फॉर स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी एंड रिड्यूस प्राइस, क्योंकि आप ब्रांडिंग लॉयल्टी के दम पर और प्राइस को लेके अपने आप को स्टेबल रख सकते हो। डिक्लाइन, ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कि इस फेज में जो है सेल हमारी जो है डिक्लाइन कर जाती है, नीचे की तरफ जाती है। सेल्स एंड प्रॉफिट स्टार्टिंग टू पल एंड फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट लुक हेल्दी। कुल मिलाकर ये आते, एक्चुअली ये मिसप्रिंट है, पल नहीं है यहाँ पर, स्टार्टिंग फाल, यहाँ पर क्या होगा, फाल, यानी नीचे गिर रही है। सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर स्टार्टिंग टू फॉल एंड फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट लुक हेल्दी, जो फ्यूचर होगा प्रोडक्ट का वो अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। रेमेडियल स्ट्रेटजी मॉडिफाइंग, यानी हमें कुछ ना कुछ उसमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी हम जिस पॉइंट पर हैं वहाँ से फिर से वापस आना पड़ेगा, और वापस आके ही हम क्या कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर पाएंगे। और इवन कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो डिलीट कर देती हैं उस प्रोडक्ट को, क्योंकि वो उसको आगे फर्दर नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जो पहला हमारा था इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जो एक तरीके से एलाबोरेशन है, हम वो कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 1, दिस इज़ एन इन्फेंट स्टेज, एक नवजात शिशु की तरह है। द प्रोडक्ट इज़ न्यू, क्योंकि प्रोडक्ट नया है। देन प्रोडक्ट मीन्स अ प्रोडक्ट दैट ओपन्स अप एन एंटायरली न्यू मार्केट, क्योंकि जो न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अ प्रोडक्ट दैट ओपन्स अप एन एंटायरली न्यू मार्केट
replacing an existing product or significantly broadens the market for existing product। एक नया प्रोडक्ट आया है, उसने किसी दूसरे को रिप्लेस किया है या खुद में नया होके आया है, तो इस तरीके से क्या है, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में एंट्री करता है। इन द इनिशियल स्टेज नीड्स ग्रेटर अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स जब किसी को हमें इंट्रोड्यूस कराना होता है तो उसके लिए हमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट एंड मेड अवेलेबल टू द कस्टमर विथ अ स्लो राइज इन सेल। इस फेज़ में जो है बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है सेल में इंक्रीज़ होता है, बिकॉज कंज्यूमर या कस्टमर को जो है उस पर फेथ नहीं है पूरे तरीके से, क्योंकि वो पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। द प्रॉफिट में बी लो यानी प्रॉफिट कम हो सकती है बिकॉज ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इस फेज़ में जो है एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, लोगों तक उसकी क्वालिटी को बताने के लिए हमें बहुत सारे प्रमोशंस करने पड़ते हैं। एंड सेल्स प्रमोशन इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द डिमांड। ऑफ कोर्स डिमांड जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट फेज ग्रोथ। द प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द मार्केट, यानी हमारा प्रोडक्ट वहाँ स्टेबल हो गया है और उसने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर दिया है। इन दिस स्टेज अ प्रोडक्ट गेन्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेसमैन। इस स्टेज में क्या होता है, कस्टमर से वो एक्सेप्टेंस गेन कर लेता है एंड पार्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड बिजनेसमैन बन जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेल ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज। यहाँ पर जो प्रोडक्ट की सेल होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीज, प्रोडक्ट भी ऊपर उठेगा। दिस इज द स्टेज वेयर कंपटीटर अपीयर अलॉन्ग विद सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इन लार्ज नंबर। यहाँ पर धीरे धीरे कंपटीटर्स का आना शुरू होता है, क्योंकि कंपटीटर ने यहाँ पर नोटिस कर लिया है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। प्रीवियस बायर कंटिन्यू इन देयर परचेज एंड न्यू बायर्स अपीयर। जो पुराने खरीदार थे वो वापस से हमारे पास आए हैं और उनके साथ कुछ नए खरीदार भी आएंगे। फर्म्स में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट द डिमांड। फर्म जो है वो फाइंड आउट करेगी कैसी, डिमांड को फुलफिल करने में, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की सेल जो है अचानक से बढ़ी है। द सक्सेस ऑफ फर्म डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट। सक्सेस ऑफ फर्म, जो हमारे फर्म की सक्सेस है वो किस पर डिपेंडेंट है, एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग पर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर। जो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है आपकी और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो उस बेसिस पे हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी। कम अच्छा मैनेजमेंट होगा, कम अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा तो जो सेल होगी वो भी कम अच्छी होगी। नेक्स्ट फेज इज मैच्योरिटी। एट दिस स्टेज कीन कंपटीशन इंक्रीज। यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। सेल्स कंटिन्यू टू इंक्रीज फॉर अ वाइल। सेल्स यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बढ़ती है बट एट डिक्रीजिंग रेट। कुछ सेल बढ़ती है लेकिन क्या कह रहा है पूरी तरीके से समझते हैं। सेल कंटिन्यू टू इंक्रीज फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए सेल जो है बढ़ती है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। लेकिन जितनी मात्रा में अब तक जो बढ़ती आई है सेल, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन फेज से ग्रोथ फेज में आई, ग्रोथ फेज से मैच्योरिटी में आई, तो पीछे जितनी ग्रोथ रेट हुई है यानी ग्रोथ परसेंटेज था वो उतना नहीं रहेगा, वो डिक्रीजिंग रेट में रहेगा। कंपटीटर्स गो फॉर मार्कडाउन प्राइस बाय इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग डील्स। कंपटीटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, मार्कडाउन प्राइस वो बताएंगे कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो बताएंगे कि मेरे पास सस्ता प्रोडक्ट है, इससे एडवर्टाइजिंग के थ्रू। मार्केट एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इवन आफ्टर
मार्क डाउन प्राइसेस विच इनेबल्स टू फेस कंपटीशन, जब कंपटीटर बताएगा कि मेरे पास जो है इससे कम दाम में हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। दस प्रॉफिट इज थिंड, इसीलिए जो है प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। एडिशनल एक्सपेंसेस आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स और एंड प्रोडक्ट मिक्स और स्टाइल चेंजेस, यानी हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो किस पर, मार्केटिंग मिक्स पर होंगे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पर, प्रोडक्ट मिक्स पर होंगे कि उसका प्रोडक्ट जो है हम किस तरीके से उसको मॉडिफाइड करें, चेंज जो पैकिंग की स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है, अट्रैक्ट द कस्टमर एंड रिटेन द मार्केट, यानी हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, मार्केट में रिटेन करना है। ओवरऑल मार्केटिंग इफेक्टिवनेस बिकम्स द की फैक्टर इन दिस स्टेज, जो मार्केटिंग इफेक्टिवनेस है वही हमारे इस फेजेस में क्या रहेगी, की फैक्टर का रोल अदा करेगी। सैचुरेशन ऑफ कोर्स इसमें क्या है कि इसके ऊपर जो है सेल नहीं जाएगी, इसमें क्या कहते हैं, इन द सैचुरेशन स्टेज द सेल आर एट द पीक, सबसे हाई पीक पर रहेगी इस पर सेल, एंड फर्दर इंक्रीज इज नॉट पॉसिबल, इसमें कोई संभावना नहीं है कि आगे से और सेल बढ़ सकती है। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज स्टेबल, इसमें जो है जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो स्टेबल रहेगी। द राइज एंड फॉल ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड, जो भी अगर प्रोडक्ट की को ऊपर जाना है या नीचे आना है तो वो डिपेंड करेगा किस में, वो डिपेंड करेगा किस में कि हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड कैसी है। एट दिस स्टेज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज नीडेड, इस स्टेज में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पॉइंट से वापस आना पड़ेगा। अगर वापस नहीं आते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में डिक्रीज, और डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट यहीं से धीरे धीरे नीचे की तरफ, जो हमारे प्रोडक्ट ने धीरे धीरे से गेन किया था वो नीचे की तरफ आने लगेगा। राइट। सो डिक्लाइन में यहाँ से प्रोडक्ट नीचे आएगा। व्हेन अ सेल्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग बायर्स गो फॉर न्यूअर एंड बेटर प्रोडक्ट, इसमें जो सेल है जैसे ही डिक्रीज होगी वो क्या करेगा, क्यों हुई है, क्योंकि बायर्स ने एक नए प्रोडक्ट की ओर मूवमेंट कर लिया है। दिस इज बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, टेक्नोलॉजिकल रीजन्स हो सकते हैं, कंज्यूमर शिफ्ट इन टेस्ट, वो किसी दूसरे और टेस्ट में जा सकता है, इंक्रीज इन कंपटीशन, किसी और वजह से जो है कंपटीशन हो गया है। एट दिस स्टेज द प्रोडक्ट कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट, इस स्टेज में जो है प्रोडक्ट जो है मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकता है। मैनी फर्म्स विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट, बहुत सारी फर्म है जो इस स्टेज में आके अपने आप को विड्रॉ कर लेती हैं या किसी दूसरी कंपनी को अपना जो है बेच देती हैं। व्हेन सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्रीज, जब सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्रीज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कम्युनिकेशन की जो कंपनियां थी, जैसे आइडिया है वो आई थिंक किसी के साथ मर्ज हो गई है, यूनिनॉर थी एक आई थी वो भी किसी के साथ मर्ज हो गई है, क्योंकि इस डिक्लाइन वाली फेज में जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई, तो उन्होंने किसी न किसी का सहारा लिया अथवा अपना जो है कंपनी किसी को हैंड ओवर कर दिया। प्राइस बिकम्स द कम्पिटिटिव वेपन्स, जो प्राइस है ये मुख्य भूमिका निभाता है कंपटीशन में, एक हथियार की तरह काम करता है। अंडर सच सिचुएशन फर्म्स शिफ्ट देयर अटेंशन टू अदर प्रोडक्ट्स, जो इस सिचुएशन में क्या है, फर्म जो है किसी दूसरे पर प्रोडक्ट पर अपना ध्यान देती हैं या किसी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर। द प्रोडक्ट बिकम आउट ऑफ डेट एंड फैशन, जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे मैं बात करूं कि शुरुआत में रेडियो का बहुत चलन था, रेडियो, अब जो रेडियो वाले थे वो किसी ना किसी एक नए प्लेटफॉर्म पर चेंज हो गए हैं, तो अच्छी बात है, वरना उन जो रेडियो हैं
वो वो सारे ख़त्म हो गए। रेडियो की कहीं मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक अब नहीं होती है। देन द फर्म विल ड्रॉप द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट लाइन। इसीलिए वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइन से अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो 5 फेजेस थे वो हमने कवर किए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो सपोर्ट करिए। मैं जितने भी आपके टॉपिक होंगे ऐसे जिनमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, वो आप मुझे लिख के बताइए। मैं उन पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।